तो आज शुरू करेंगे हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वर्णमाला का। वर्णमाला में सबसे पहले बात करते हैं वर्णमाला कहाँ किसे जाता है जी। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को। वर्णों का समूह, वर्णों के व्यवस्थित समूह को लिख लो। वर्णमाला किसे कहा जाता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं वर्णों का व्यवस्थित समूह, मतलब कि ऐसा समूह, वर्णों का समूह तो है लेकिन कैसा समूह है? जो एक व्यवस्थित ऑर्डर में, प्रॉपर सीक्वेंस में लगाया गया सभी, उसी को क्या बोलते हैं? वर्णमाला। तो बात करते हैं वर्णमाला में हमें क्या पढ़ाया जाता है? वर्ण पढ़ाए जाते हैं ना। वर्णमाला किससे मिलकर बनती है? वर्णों से। तो बात करते हैं वर्णों की। हमारे पास हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52। हमारे पास हिंदी में कुल कितने वर्ण है? 52 वर्ण है। ठीक है। अच्छा, ये किसने बताया था कि हमारे पास हिंदी में 52 ही वर्ण होंगे, 53 नहीं हो सकते जी? किसी ने निर्धारित तो किया होगा ना। महर्षि। कौन से महर्षि जी? हमारे पास हिंदी में कुल 52 वर्ण होंगे। ये किन्होंने निर्धारित किया था? लिख लो, वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग। वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग। वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग एक आयोग है जो कहां पर है? नई दिल्ली में। ठीक है। ये आयोग कहां पर है? नई दिल्ली में। इस आयोग के द्वारा निर्धारित किया गया था कि हमारे पास हिंदी में कुल कितने हैं? 52 वर्ण है। ठीक है। तो बात करते हैं वर्णों की। वर्णों की संख्या कुल 52। किन्होंने निर्धारित किया? वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग। ठीक है। तो वर्ण हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं? वर्णों के प्रकार की बात करता हूं। कितने प्रकार हैं? कौन से? 2। स्वर और व्यंजन। अच्छा, उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के हैं? प्रयोग के आधार पर, लेखन के आधार पर। याद रखना, किसी भी आधार पर पूछ ले, किसी भी आधार पर पूछ ले, प्रकार 2 ही रखने हैं वर्ण के। वर्ण का कभी कोई तीसरा प्रकार नहीं होता। वर्ण के 2 ही प्रकार होते हैं। कौन से? स्वर और व्यंजन। वर्ण 2 ही प्रकार के होंगे, स्वर और व्यंजन। कभी कोई तीसरा प्रकार नहीं, क्योंकि लिखने में भी 2 ही प्रकार होंगे वर्ण के, बोलने में भी 2 ही प्रकार होंगे, है ना। प्रयोग करेंगे तब भी 2 ही प्रकारों से करेंगे, चाहे वो स्वर हो चाहे वो व्यंजन। ठीक है। अब बात करते हैं स्वर किसे कहते हैं? जो बिना किसी की सहायता से, बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोला है। और जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते और जिनके उच्चारण में मुख बंद नहीं होता, वो स्वर होते हैं। या हम कह सकते हैं मात्राएं। जिस भी वर्ण का प्रयोग हम मात्रा के रूप में करते हैं वही क्या है? वही तो स्वर हैं, वही तो स्वर होते हैं। तो आप लिख सकते हैं स्वर क्या होते हैं? मात्राएं। अच्छा, यही बात करूं मैं व्यंजन की। व्यंजन क्या होता है? जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है ना। स्वरों की सहायता से। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक स्वर का एग्जाम्पल है अ। अ क्या है? एक स्वर है। आप अ के टुकड़े कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है। क क्या है? एक व्यंजन है। क्या आप क के टुकड़े कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। क्या? क जमा अ। क अंत में अ की साउंड आ रही है तो इसमें 2 टुकड़े किए जा सकते हैं। आए समझ में? तो ऐसे ही जो जिसके स्वतंत्र टुकड़े नहीं किए जा सकते स्वर, जिसके स्वतंत्र टुकड़े किए जा सकते हैं वो क्या है? वो व्यंजन है। ठीक है जी। तो अब बात करते हैं आगे। हमने सबसे पहले क्या कवर करने हैं? स्वर कवर करने हैं। ठीक है। तो हेडिंग दे लो स्वर। स्वरों के कुछ मेन पॉइंट लिख लो। पहला, जिनको बोलते समय मुख बंद नहीं होता। जिनको बोलते समय मुख बंद नहीं होता। जिनको बोलते समय मुख बंद नहीं होता। उच्चारण करके देख लो किसी भी स्वर का। अ आ ई उ ए ऐ ओ री अंग अ, इन सभी में क्या है? हमारे पास कभी मुख बंद नहीं होगा।
तो इसको क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। और लिख लो स्वर किसे बोलते हैं? जिनको बोलते समय कोई रुकावट नहीं होती। दूसरा, जिनको बोलते समय कोई रुकावट नहीं होती, जिनके उच्चारण में कभी कोई रुकावट नहीं होती। जिनको बोलते समय कोई रुकावट नहीं होती। अब रुकावट मतलब अगर स्वर में नहीं होती तो व्यंजन में होती है जी। व्यंजनों के उच्चारण में रुकावट होती है। एग्जाम्पल दिया था अ और क का, है ना। आपने उच्चारण किया अ, आ, ई, उ, कोई रुकावट हो रही है? उच्चारण करो क, ख, ग, हल्का सा अटकाव आता है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं? रुकावट बोलते हैं। तो स्वरों में रुकावट नहीं होती, जबकि व्यंजनों में रुकावट होती है उच्चारण। ठीक है, हाँ जी। और लिख लो तीसरा, जिन बोलियों के स्वतंत्र टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो भी समझाया था कैसे। जिन बोलियों के स्वतंत्र टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिन बोलियों के स्वतंत्र टुकड़े नहीं किए जा सकते, उनको क्या बोलते हैं? हम स्वर बोलते हैं। जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, बताया था अ के आप टुकड़े कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्वर। नेक्स्ट जो हमने कवर करना है, वो कवर करनी है इनकी संख्या। हमने क्या कवर करनी है? इनकी संख्या। तो मेरे को बताएगा स्वर कितने होते हैं। चलो मैं ऑप्शन देता हूं। चार ऑप्शंस है, स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं स्वर। 13 नहीं होते? अच्छा 10 भी होते? 10 भी होते हैं। तो सारे कैसे? अगर पेपर में आ गया हमारे पास कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, लिखो लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या। लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या। जी देखो, हमारे पास हर आधार पर स्वरों की संख्या अलग है। अगर हमारे से पूछा जाए कि हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं, तो 13 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 13 स्वर होते हैं, ये याद रखना। लेखन के आधार पर स्वर 13। नेक्स्ट, प्रयोग के आधार पर जी, प्रयोग के आधार पर कितने स्वर होते हैं? 11 होते हैं, 10 होते हैं? 11। नेक्स्ट आएगा उच्चारण के आधार पर। जी, उच्चारण के आधार पर स्वर, इसमें भी 11, 10 होते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर 10 होते हैं। और अगर मैं आपसे पूछ लूं हिंदी में शुद्ध स्वर कितने होते हैं? शुद्ध स्वर भी 10 होते हैं। शुद्ध स्वर भी कितने होंगे? 10 होंगे। कोई है जो बताए मेरे को कुल 13 स्वर कौन से? जो बताएगा सारे बताने पड़ेंगे जी। अटक के बीच में। चलो देखो, हमारे पास लेखन के आधार पर 13 स्वर हैं। शुरुआत करते हैं। पहले 13 हैं कौन से? अ, आ, ई, ई, बड़ी नहीं बोलना, उच्चारण में बोलना है। अ, आ, ई, उच्चारण में करना है इसको। नेक्स्ट उ, ऊ, अगला ये क्या है? ए, ये आई, ओ, औ, री, अंग, अह। ठीक है, कुल कितने हो गए? 13 हो गए। तो ये 13 के 13 क्या है? स्वर है। इसको दिया है।
ये 13 के 13 क्या है, स्वर है, इसमें किसी को डाउट? ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, लेखन के आधार पर स्वर कितने हैं, 13। लेखन मतलब लिखना, जिसको हम लिख सकते हैं, तो कितने लिखे हैं, 13 लिखे हैं ना, तो ये 13 के 13 लेखन के आधार पर स्वर है आप, ठीक है, जिनको हम लिख सकते हैं। तो लेखन के आधार पर स्वर 13 कौन से, ये। अच्छा, इससे पहले मैंने यहाँ पर आपको, जब मैं स्वर बता रहा, स्वर क्या होते हैं, मैंने आपको एक चीज बोली, स्वर क्या होते हैं, जिसको हम किसी रूप में लिख सकें, मात्रा के रूप में, है ना, मात्रा के रूप में। जिसको भी हम मात्रा के रूप में लिख सकते हैं वो क्या है, वही तो स्वर है। तो चलो मेरे को आप इन सभी की मात्राएं बताओ, चलो छोड़ो, मैं बताता हूँ आपको 12 मात्राएं मैं बताऊंगा, एक आप बताओ, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग, इसको अनुस्वार, विसर्ग अनुस्वार, री औ की मात्रा, ओ की मात्रा, ऐ की मात्रा, ए की मात्रा, उ की मात्रा, ऊ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, मेरे को आप अ की मात्रा जी। जिसकी मात्रा है वही स्वर है, बोला है ना, जिसको हम मात्रा के रूप में लिख सकते हैं वही स्वर है। मेरे को अ की मात्रा, इसकी मात्रा नहीं है तो स्वर कैसे, छुपी होती है मात्रा, कहाँ छुप गई मात्रा इसकी, वो तो हलंत है, जो क के नीचे ऐसे करके लगे वो तो हलंत है, ये अ की मात्रा थोड़ी है। या अगर आप सोच रहे हैं कि इसकी मात्रा डबल होती है और इसकी सिंगल होती है, तो ऐसी मात्राएं देखी है, नहीं देखी, तो मतलब इसकी मात्रा, आ की मात्रा तो यही है, अ की मात्रा क्या होगी, बाकी तो क्लियर है, बाकी तो 12 की 12 क्लियर है, लिखी हुई है, एक ही पूछी थी आपसे। अ क्या है, अपने आप में एक मात्रा है, सही बोला इन्होंने, अ क्या है, अपने आप में एक मात्रा है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जब हम क को अलग करते हैं, क के टुकड़े करते हैं, हम क्या करते हैं, क जमा अ, तो ये अ तो पहले से ही लगा है ना, ये हर व्यंजन में पहले से लगा होता है, इसीलिए इसकी कोई मात्रा नहीं होती, जो दिखाई नहीं जाती, अपने आप में एक मात्रा है, लगा होता है पहले व्यंजन में, और जो लगेगा मात्रा ही लगेगी, तो ये अपने आप में एक मात्रा है। आया समझ में, ये हर व्यंजन में पहले से ही लगा होता है, क ख ग घ अंग, किसी में भी ले लो, आखिरी में अ की साउंड तो है ना, च त प, अंत में अ की साउंड तो है, और यही वो अ की मात्रा है जो पहले से लगी होती है। आया समझ में, सारे क्लियर है। अच्छा, इसका नाम क्या बोला था मैंने, इसको क्या बोलते हैं, इसको विसर्ग कहा जाता है, इसको अनुस्वार कहा जाता है, ठीक है, इनके नाम याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लेखन के आधार पर क्लियर है। अब चलते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर कितने हैं, 11 स्वर है। ये 11 कौन से 11 है, शुरू के 11, मतलब कुल 13 थे, 13 में से 11 बचे, तो कितने निकल गए, कौन से 2, आखिरी के 2, अनुस्वार और विसर्ग, इन दोनों को प्रयोग की कैटेगरी से बाहर रखा गया, क्यों, इनका प्रयोग नहीं होता, क्यों नहीं होता प्रयोग, अच्छा आपने इसका प्रयोग कहां कहां देखा है, हिंदी में भी होता है जी। अच्छा, इसका प्रयोग कहां देखा है आपने, अनुस्वार का प्रयोग, कोई शब्द बताओ, और अंत, आप अंत को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, होता है ना प्रयोग, ठीक है। आपने इसका प्रयोग गंगा में देखा होगा, यहां पर भी देखा होगा गंगा में, है ना। चलो थोड़ा बात करते हैं इसी की। हाँ जी, यहां पर जो गंगा शब्द है, गंगा शब्द में किसका प्रयोग हुआ है, अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो आप अनुस्वार किस किस के लिए लगाते हैं, ये प्रयोग किसकी जगह पर हुआ है, आधे न की जगह पर करते हैं, आधे म की जगह पर, इन्हीं के लिए करते हैं ना। चलो किस किस के लिए करते हैं बताओ मेरे को, आधे न के लिए, मैं हलन डाल रहा हूं नीचे, आधे म के लिए करते हैं,
आधे ण के लिए करते हैं। और सर एक ना ड कैसे होती है सर, ऐसे लिखते हैं दोनों को। कैसे, ऐसे कैसे? क्या होता है? ड। तो ये क्या है? ये ड है तो वो क्या है? ण है। तो ये क्या है? और आप ये चीज नर्सरी से पढ़ते आ रहे हैं, है ना? शुरुआत यहीं से होती है हिंदी की। जी चलो क वर्ग सुनाओ। क ख ग घ ढ। इसको बोलते हैं अंग। क्या बोला जाता है इसको? अंग। क ख ग घ अंग, ये अंग है। अच्छा एक चीज और है, इसके लिए प्रयोग होता है। हाँ जी, इसके लिए प्रयोग होता है। ये क्या है? उच्चारण बताओ मेरे को, बाकी छोड़ो, उच्चारण बताओ। य। य को जब नाक से बोला य, इसका उच्चारण क्या है? य। इन पांचों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। याद रखना, प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण के लिए किसका प्रयोग होता है? अनुस्वार का प्रयोग होता है। अच्छा, इसका प्रयोग आपने कहां देखा है? अतः यह हम कह सकते हैं नॉर्मली प्रातः काल, प्रातः काल, ऐसे देखा है इसका प्रयोग, देखा है ना? दुख में भी इसका प्रयोग देखा, दुख, है ना? अच्छा, तो इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। यहां गंगा में कौन सा अनुस्वार लगा है इनमें से? न। इसका पढ़ो, क्या बोलोगे? गंगा। क्या पढ़ोगे? गंगा। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? गंगा। जी, प्रोनाउंसिएशन लंबा हो ही नहीं सकता, अनुस्वार है, आधे रूप के लिए लग रहा है, प्रोनाउंसिएशन लंबा हो ही नहीं सकता। जी अनु ये नहीं सर, गंगा वाला ये की साउंड कहां से आ जाएगी गंगा में? सर अंगा वाला लगेगा। ये इसकी शुद्ध वर्तनी है, ये सही है। साउंड क्या देता है? अंग। बताया था ना, क ख ग घ अंग, ये अंग की साउंड दे रहा है, और यहां पर ये अंग की साउंड आ रही है। आया समझ में? ठीक है, तो इसका प्रयोग देख लिया। और यहां पर जब विसर्ग लगती है, प्रातः काल, प्रातः, वहां पर इसका प्रयोग। अच्छा, अब मैंने एक चीज पूछी थी, इसका प्रयोग क्यों नहीं किया जाता स्वरों में? प्रयोग के आधार पर इस स्वरों से बाहर क्यों है? बताओ, सोचो थोड़ा। क्यों? सही आते होते हैं, आते मतलब ये दोनों क्या है? लिख लो, अयोग वह वर्ण है। ये दोनों क्या है? अयोग वह वर्ण है। अयोग वह वर्ण कौन से होते हैं? अयोग वह वर्ण। क्या आपने कभी एक चीज देखी कि हमने पहले बिंदु लगाया और उसके बाद लिखना शुरू कर दिया? क्या आपने कहीं देखा हमने पहले विसर्ग का प्रयोग किया फिर उसके बाद लिखना शुरू किया? इनका प्रयोग हमेशा कहां होता है? मध्य में होता है। इनसे कभी कोई शब्द शुरू नहीं होता, याद रखना, इनसे कभी कोई शब्द शुरू नहीं होता। इनसे होता है? इन सभी से तो होता है ना, री से, ऋषि, इन सभी से होता है, लेकिन इन दोनों से नहीं होता। प्रयोग वह वर्ण है, प्रयोग की कैटेगरी से बाहर है। जी हाँ जी, आगे बात करते हैं। प्रयोग के आधार पर कितने रह गए? 11। ठीक है, उच्चारण के आधार पर बात करते हैं। उच्चारण, उच्चारण के आधार पर कितने हैं? 10। कौन से 10? शुरू के 10। कुल 13 थे, 13 में से कितने निकल गए? 3 निकल गए, तभी 10 बचे ना। अब री भी बाहर चला गया, ठीक है, वो दो तो पहली बार, तब री भी बाहर चला गया। किस आधार पर? उच्चारण। उच्चारण मतलब, उच्चारण का अर्थ क्या होता है? बोलना। उच्चारण का अर्थ क्या होता है? बोलना। जब हम बोलने के आधार पर देखते हैं, हम उच्चारण के आधार पर देखते हैं, तो ये 3 जो है ये स्वर्णीय है। क्यों? री से ऋषि साउंड तो आ रही है, तो जी नहीं, ऐसा नहीं है, बताइए।
उच्चारण, इसका उच्चारण नासिक्य से होता है, नाक से उच्चारण होता है इसका। जी मैं बताता हूं इसमें क्या है। अच्छा एक चीज बताऊं, री कैसे बना है? री, र जमाई, र क्या है? एक व्यंजन है। उच्चारण, उच्चारण मतलब बोलना, बोलने के समय जो साउंड आ रही है किसकी आ रही है? र की आ रही है ना, तो र तो एक व्यंजन है, तो व्यंजन को हम स्वर में नहीं काउंट कर सकते। हाँ जी, उच्चारण के समय ये, जैसे एग्जांपल दिया, ये एग्जांपल ले लो, पंकज, पंकज, हाँ जी, किसकी साउंड दे रहा है? पंकज, इसी की दे रहा है ना, साउंड तो इन्हीं की देगा, उच्चारण के समय तो इन्हीं की बात करेगा वो। तो जब साउंड इन्हीं की दे रहा है तो ये स्वर में कैसे आ गया? तो उच्चारण के समय ये भी स्वर से बाहर है, ये भी क्या है? व्यंजन है ना, जब उच्चारण कर रहे हैं। विसर्ग, प्रातः काल, प्रातः ह की साउंड देता है, और ह क्या है? एक व्यंजन है, इसीलिए ये तीनों स्वर की कैटेगरी से बाहर रखे जाते हैं। कब? उच्चारण के आधार पर। आगे समझ में क्लियर हो गया? उच्चारण के आधार पर स्वर कितने हैं? 10। अब मैंने बात की शुद्ध स्वर कितने हैं? 10। कौन से 10? शुरू के 10। शुरू के 10 जो हैं ये शुद्ध स्वर है। क्यों है? क्योंकि ये हर कैटेगरी में स्वर ही थे ना, इन्होंने तो नहीं अपनी कैटेगरी बदली। चाहे आप उच्चारण कर लो, चाहे प्रयोग कर लो, चाहे लेखन कर लो, तो ये 10 के 10 क्या है? स्वर है, इसीलिए इनको शुद्ध स्वर कहा जाता है। आया समझ में? शुद्ध स्वर कौन से होते हैं? ये 10 होते हैं। ठीक है, चलो ये तो हो गया आपका स्वरों का लेख, स्वरों की संख्या हो गई आपकी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये नोट कर लिया, मिटा दूं। ठीक है, अगली हेडिंग दो, उच्चारण के आधार पर स्वरों के प्रकार। उच्चारण के आधार पर स्वरों के प्रकार। उच्चारण के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने हैं? 2। कौन से 2? हस और दीर्घ। 3। 3 कौन से? लुप्त स्वर होता है। उच्चारण के आधार पर स्वरों के प्रकार 3। याद रखना, उच्चारण के आधार पर स्वर के प्रकार 3। अगर मैंने पूछ लिया उच्चारण के आधार पर स्वर कितने हैं? कितने हैं? अभी पढ़ा के हटा हूं, 10 थे। उच्चारण के आधार पर स्वर कितने हैं? मैंने कितने पूछा, उनकी संख्या पूछी, तो कितने हैं? 10। उच्चारण के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने हैं? अब मैंने प्रकार पूछ लिए तो 3, मैंने उनकी संख्या पूछ ली, डायरेक्टली पूछ लिया कितने हैं, तो वो 10 है। डाउट क्लियर? दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। ठीक है, उच्चारण के आधार पर स्वरों के प्रकार 3। सबसे पहला कौन सा? ह्रस्व स्वर, जिसको ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। सबसे पहले लिखेंगे ह्रस्व स्वर, इसको ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वर, इसी को ही एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, लघु स्वर भी इसी को कहा जाता है, मूल स्वर भी इसी को कहा जाता है। ये सारे इसी के नाम है। ह्रस्व स्वर, एक मात्रिक स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर। जी, हम किसी को कोई, किसी भी चीज को कोई नाम देते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वैलिड रीजन होता है ना। जैसे मैंने बताया था, जो पाली भाषा है उसको प्रथम प्राकृत कहा जाता है। क्यों? वो प्राकृत का पहला रूप है ना, ये माना जाता है। भारत की पहली देश भाषा भी उसी को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भारत में बोली जाने वाली पहली भाषा थी वो। संस्कृत तो आर्य मध्य एशिया में बोल रहे थे। तो ऐसे ही हम इसको कोई नाम दे रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व, जिसके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगे उसको ह्रस्व कहा जाता है। ठीक है, लिख लो, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है वो होते हैं। एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक, जिनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगे। एक मात्रिक इसलिए कहा जाता है जिनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगे। लघु स्वर, लघु, लघु में मतलब क्या होता है? छोटा, छोटा रूप। तो इनमें से हमने केवल छोटे रूप उठाने हैं, सभी स्वरों में से केवल छोटे रूप उठाने हैं। मूल स्वर, मूल, अच्छा मूल रूप क्या होता है? किसी भी चीज का मूल रूप या मौलिक रूप, सबसे पहला रूप। और कोई? जी,
मूल रूप वो रूप होगा सबसे छोटा रूप जो अन्य का निर्माण करे। याद रखना, मूल रूप क्या होता है? सबसे छोटा रूप जो अन्य का निर्माण करे, है ना। तो ये सारा हमारे पास क्या हो गया? इसी के नाम हो गए ह्रस्व स्वर के। ठीक है, अब बात करते हैं ह्रस्व स्वर एक मात्रिक स्वर होते कौन से। मैंने क्या बोला? लघु, छोटी मात्राएं। छोटी मात्रा सबसे पहले ई, ऊ और एक री को भी इसी में रखा है। तो इनकी संख्या कुल कितनी आती है? 4। 4 हमारे पास ये क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं, एक मात्रिक स्वर होते हैं, अ, ई, उ और री। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे अगला। नेक्स्ट आएगा हमारे पास दूसरा कौन सा होता है? दीर्घ होता है। मैं तो नहीं मानता। संधि स्वर। अभी पढ़ना, आगे पढ़ना, डिटेल में समझाऊंगा, एग्जैक्ट डिटेल में। संधि स्वर जी, संधि से बोलते हैं मिलाप, दो का मेल। दो के मेल को क्या कहता है? संधि कहा जाता है ना। दो के मेल को संधि बोलते हैं। समास क्या है? अच्छा, दो शब्दों के मेल में समास है। ठीक है, तो फिर संयोग क्या होता है? जी, संयोग जी नहीं, वो अलग है। देखो, तीनों चीजों में माइनर डिफरेंस होता है। संधि क्या होती है? दो के मेल से उत्पन्न विकार। जब दो वर्णों के मेल से कोई विकार उत्पन्न, विकार मतलब चेंज, परिवर्तन हो उसमें, उसको क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। तो यहां पर बात कर रहे हैं संधि स्वर की। ठीक है, तो यहां पर भी संधि स्वर। अच्छा, एक चीज और लिख लो, इसको और क्या कहा जाता है? इसको द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इसी को ही द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। संधि स्वर को ही द्विमात्रिक स्वर। संधि स्वर, जब दो स्वर आपस में मिलकर नए स्वर का निर्माण करेंगे, संधि स्वर। आया समझ में? दो स्वर मिलकर नए स्वर का निर्माण करेंगे तभी संधि स्वर कहा जाएगा। और इसी को द्विमात्रिक। द्विमात्रिक जिसके उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगे, द्विमात्रिक जिसके उच्चारण में दो मात्रा। अब यहाँ पर उच्चारण में कितना समय लग रहा है? दो मात्राओं। क्यों? संधि, दो की तो संधि हो रही है, दो की संधि हो रही है, दो मात्राएं हो गई। आया समझ में? ठीक है, इसके आगे सब पार्ट्स हैं। सबसे पहला दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिसको सजातीय स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर जिसे सजातीय स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर कह लो या सजातीय स्वर कह लो, एक ही चीज है। दीर्घ, दीर्घ का अर्थ क्या है? जिसे लघु का अर्थ क्या होता है? छोटा। दीर्घ का अर्थ क्या होता है? बड़ा। तो इन्हीं का बड़ा रूप। हाँ, अभी बताऊंगा मैं, समझो अभी। विजातीय, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर बात कर रहा हूं मैं दीर्घ स्वर, मतलब कि बड़ा रूप, इन्हीं का बड़ा रूप। हाँ जी, अ का बड़ा रूप अ, ई का बड़ा रूप ई, ऊ का बड़ा रूप औ, ऊ कौन सा होता है? ऊ होता है। औ तो ओ का है, ओ का बड़ा रूप क्या है? औ है। ठीक है, तो अ, ई और ऊ, ये तीनों क्या है हमारे पास? दीर्घ स्वर है, जिनको सजातीय स्वर कहा जाता है। अब सजातीय क्यों कहा गया? सजातीय का अर्थ क्या होता है? जो स का अर्थ क्या होता है? समान, जो समान जाति के मेल से बने। समान जाति के मेल से कैसे बनेगा? एग्जाम्पल देता हूं। जब मैंने अ में अ को जोड़ा था, किसका निर्माण हुआ? आ का। आपका एक संधि का पोर्शन यहीं पे खत्म हो रहा है। जब संधि पढ़ोगे ना, तो यही सेम चीज वहां पर भी पढ़नी है। संधि, जब छोटे अ में छोटे अ का मेल किया मैंने बड़ा आ, बड़े आ में बड़े आ का मेल है, तभी बड़ा ई का निर्माण होगा। ठीक है, ऐसी ई में ई का मेल हुआ, ई का निर्माण हुआ। ऊ में ऊ का मेल हुआ, ऊ का निर्माण हुआ। आया समझ में? ये तीनों है जाति। क्यों? समान जाति। अ और अ एक ही जाति के है ना। ई और ई एक ही जाति के हैं। ऊ और ऊ दोनों एक ही जाति के हैं। आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, अगर मैं इसी की बात करूं, इसी अ में मैं ई जोड़ देता हूं। अ में ई को जोड़ा। अच्छा, बोल के देखो, अ में ई जोड़ो। अय, अय, अय तो ये है। देखिए, पहले छोटा रूप का निर्माण होगा ना, बड़े तो बाद में बनेगा। तो इससे ए का निर्माण होता है।
अब मैंने इसी अ में इसी ए को जोड़ दिया तो ए का निर्माण हो गया। ठीक है, मैंने अ में ऊ को जोड़ दिया, बोलो औ क्या बन रहा है, औ औ तो बड़ी मात्रा है, पहले छोटी का निर्माण होगा, ओ का निर्माण होगा। जब मैंने इसी अ में इसी ओ को जोड़ दिया तो किसका निर्माण हो गया, औ का निर्माण हो गया। आया समझ में? अब देखो ये दोनों एक ही जैसे है ना, सजातीय, ये दोनों एक ही जैसे हैं, सजातीय एक ही, यहाँ पर अलग अलग हो गए ना, ये अलग अलग हो गए, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, विजातीय। ये तीन सजातीय हैं, ये नीचे वाले विजातीय हैं। यह है समझ में, दीर्घ स्वर जिसको क्या कहा जाता है, सजातीय। इसका दूसरा पार्ट, इसका दूसरा पार्ट लिखेंगे संयुक्त स्वर। दूसरा पार्ट क्या होगा, संयुक्त स्वर होता है, जिसको विजातीय स्वर कहा जाता है, जिसको विजातीय स्वर कहा जाता है। संयुक्त स्वर जिसको विजातीय स्वर कहा जाता है। जी, कौन से में विजातीय है, लिखे आपके सामने, ये विजातीय है सारे, ए ए ओ औ, ए ए ओ औ, ये सारे क्या है हमारे पास, विजातीय स्वर है, जिनकी संख्या 4 होती है। आया समझ में? किसी को डाउट भाई यहां तक क्लियर है? हाँ जी, मैंने क्या बोला, उच्चारण के आधार पर स्वरों के प्रकार 3, कितने कवर हो गए, 2 हो गए ना, तीसरा बचा है, तीसरा मैं ऊपर कवर कर रहा हूं, नीचे विजिबल नहीं होगा फिर। प्लुत स्वर या आगत स्वर क्या है, वैसे तो दोनों अलग अलग है, प्लुत स्वर अलग होता है, आगत स्वर अलग होता है, लेकिन एक ही जगह पढ़ा देते हैं इनको, प्लुत स्वर और आगत स्वर। जी, प्लुत स्वर और आगत स्वर। आगत स्वर कौन सा है, अभी समझा रहा हूं, आगत स्वर में दोबारा पूछूंगा एक बार, कब, जब मैं तत्सम तद्भव देशज विदेशज पढ़ाऊंगा ना, वहां पर ये काम आएगा। आगत स्वर कौन सा होता है, ये आगत जो विदेशी भाषा के शब्द होते हैं ना, उनके साथ लगता है। जैसे कहां देखा आपने, डॉक्टर, डॉक्टर में लगता है ना ये, फुटबॉल, कॉलेज, हाँ कॉलेज, जैसे इसमें लगा है। तो जितने भी शब्द विदेशी भाषा में अंग्रेजी से लिए गए होते हैं मैक्सिमम, उनमें इसका प्रयोग किया जाता है, आगत स्वर का। ठीक है, प्लुत स्वर, प्लुत स्वर ये जी, हाँ इस टाइप में कह लो। अब एक चीज समझो, अगर मैंने ऐसे बना दिया, ये क्या है, ड, अगर मैंने ऐसे बना दिया, ये क्या है, क्या है, अभी पढ़ाया था, अंग है। अगर मैंने ऐसे पढ़ा दिया, क्या है, ये तो ड है, ये क्या है, अड, शुरू में अ की साउंड आएगी, ये ड है, ये अड है, और ये अंग है। और अगर मैंने लाइन के नीचे डायरेक्ट ही लगा दिया बिना किसी लाइन से, तो ये क्या है, ये प्लुत स्वर है। ये क्या है, प्लुत स्वर है। अभी आप देखेंगे इसको प्रयोग, देखेंगे अभी देखेंगे, इसका समझ में आ गया आगत स्वर का तो प्रयोग है ना, जैसे डॉक्टर हो गया, कॉलेज हो गया, फुटबॉल हो गया, इन सभी में प्रयोग होता है। जी, इसका प्रयोग देखेंगे। अच्छा, इसका प्रयोग होता कहाँ है, लिख लो पहले तो, संस्कृत के मंत्रों में, संस्कृत के मंत्रों में इसका प्रयोग होता है। और कहां होता है, नाट्यांश के रूपांतरण में, संस्कृत के मंत्रों में और नाट्यांश के रूपांतरण में। संस्कृत के मंत्र तो समझ गए होंगे सभी, है ना, तंत्र मंत्र तो अच्छी तरह आते हैं। जी, नाट्यांश का रूपांतरण क्या होता है, नाट्यांश, जब नाट्यांश का रूपांतरण है, नाट्यांश मतलब नाटक का एक अंश, जब आप किसी एक नाटक के अंश को रूपांतरण, मान लो नाटक क्या होता है, जो आपने देखा और सुना वही नाटक है, अब आप उसको रूपांतरण कर रहे हैं, आप उसको लिख रहे हैं, तो वहां पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। एक कॉमन सा एग्जांपल होता है रामलीला का, है ना, रामलीला सभी देखते हैं, तो रामलीला में वो कैसे पुकारते हैं, क्या बोलते हैं, नाम से पुकारते हैं ना, जैसे कभी ऐसे नहीं पुकारते सीता, क्या पुकारते हैं, सीते, है ना, जैसे बोलते हैं राम जी आए, ऐसे बोलते हैं।
राम आया, राम। उच्चारण लंबा जाता है ना, वहां पर इसका प्रयोग देखने को मिलता है। इसका प्रयोग आप कैसे करेंगे, जैसे ये शब्द के बीच में जितना लंबा उच्चारण उतनी बार प्रयोग कर सकते हैं। और इसका प्रयोग से अपने से अगले जो होगा उसमें हलंत करेगा, उसको आधा कर देगा, अपने से अगले में हलंत डाल देता है। जैसे ओम, ओम नहीं होता, क्या होता है, ओम। उच्चारण लंबा होता है ना, ऐसे ही इसका प्रयोग किया जाता है। ये होता है आपके पास प्लुत स्वर। हाँ जी, प्लुत स्वर। लेकिन उसको लिखने में, जब लिखते हैं, जब उसको लिखेंगे उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। टाइम हो गया क्लास का। आज के लिए इतना ही, बाकी हमारे पास बचता है, तो अभी तो स्वर का और भी टॉपिक बचा है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। उसके बाद हमने व्यंजन भी कवर करना है।